हेलो गाइस। रशियन रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति जिसने बात की लेबर्स की और वर्कर्स की। इससे पहले दुनिया में कभी भी किसी ने किसानों और मजदूरों के हित के बारे में नहीं सोचा था। तो ये क्रांति किस तरह के बदलाव लेके आएगी और पूरे विश्व में किस प्रकार से नीतियां बदलेंगी, आइए जानते हैं इस लेसन में। थैंक यू सो मच। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। मैं हूं आरती मिश्रा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जो कि आप देख सकते हैं। एक ऐसा समय था जब रशिया में जार का शासन हुआ करता था। जार सबसे बड़ी अथॉरिटी थी और एक राजशाही थी जो कि चली आ रही थी। यहाँ पे जनता को कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो वहाँ की सोसाइटी फेस कर रही थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को निकालने के लिए कुछ काफी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स फॉर्म हुए। अगर हम इन ग्रुप्स की स्टडी करें तो इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप है लिबरल्स का, अगला है रेडिकल्स का और तीसरा है कंजर्वेटिव्स का। जो लिबरल्स थे वो एक ऐसे नेशन की बात करते थे जहां पे सभी रिलीजियंस की रिस्पेक्ट होगी, यानी कि सहिष्णुता होगी। लिबरल्स चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूल चला आ रहा है, जो राजा का जो शासन है, इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाना जरूरी है। ये चाहते थे कि लोगों के जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स, उन्हें सेफगार्ड किया जा सके और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्हें सेफगार्ड मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले और उनके अधिकारों का कभी भी हनन ना हो। ये आर्ग्यू करते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट होनी चाहिए जहां पे इलेक्शन के थ्रू लोग चुनकर आएंगे और वो सरकार बनाएंगे। पूरी कंट्री में एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जिसके हिसाब से पूरी कंट्री वर्क करेगी। एक वेल ट्रेन जुडिशरी होनी चाहिए, एक ऐसी न्यायपालिका जहां पे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई भी रूलर या कोई भी ऑफिशियल वहां पे इंटरफेयर ना करे। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं की। ये नहीं कह रहे थे कि कोई लोकतंत्र आ जाए, और वो राजा का काफी सम्मान करते थे। उनके अनुसार अगर जार हैं तो वो भी ठीक है और वो उनकी अथॉरिटी को मानते थे, लेकिन साथ ही वो चाहते थे कि लोगों को भी उनके अधिकार मिले। ये कभी भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात नहीं करते थे। ये हमेशा कहते थे कि मताधिकार उन्हीं को मिलना चाहिए जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं के मताधिकार के बारे में भी कुछ नहीं बोला। अगर हम इनके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो जो रेडिकल्स थे, जो अगला ग्रुप है रेडिकल्स का, ये चाहते थे कि एक ऐसा नेशन हो जो कि बेस होगा मेजोरिटी पे, जो कि पॉपुलेशन है कंट्री की उसकी मेजोरिटी के ऊपर बेस होना चाहिए। और यहाँ पे ये वुमेन के सफरेज को, जो उनका मताधिकार है, उनके बारे में भी बात कर रहे थे। ये लोग ऐसे बातें करते थे जो कि लिबरल्स के बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे थे। ये अपोज करते थे ग्रेट लैंड ओनर्स की प्रिविलेजेस को। इनके अनुसार जो कुछ लोगों के पास जो जमीन है और सिर्फ उन्हीं के पास पूरी प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही लोग हैं जो अमीर होते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स है या ग्रेट लैंड ओनर्स हैं, वो सिर्फ उन्हीं के हाथ में प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसमें कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे और ये कोई भी जो कंसंट्रेशन है प्रॉपर्टी का वो नहीं चाहते थे। साथ ही जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो आखिरी ग्रुप है, वो दोनों को ही अपोज करता था। ये कहते थे कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ चेंजेस तो जरूर होने चाहिए सोसाइटी में, लेकिन ये बिलीव करते थे कि ये सभी चेंजेस एक स्लो प्रोसेस से आएंगे। कोई बहुत जल्दी कोई क्रांति करके या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ एकदम से चेंज हो जाए। तो एक स्लो प्रोसेस होगा जिसके बाद सारे चेंजेस होंगे। तो ये 3 ग्रुप्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे और ये तीनों अपनी अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। जो इनके अलग अलग आइडियाज थे तो ये आपस में क्लैश भी करते थे। इस तरह से हम ये देख रहे थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल था जो कि शुरू हो चुका था। क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें होने लगी और बहुत सारी चीजें थी जो वहां की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया। तो अब यहाँ के लोगों को भी लग रहा था कि रशिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है और क्रांति के द्वारा तख्ता पलट किया जा सकता है और राजा को हटा करके लोग अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। अब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि वहां पे कैसे चेंज हो रहा था।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज खुली और बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए आने लगे। लेकिन इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी क्योंकि जो इनके वर्किंग आवर्स थे वो लिमिटेड नहीं थे। इन्हें अच्छे वेजेस भी नहीं मिलते थे, सैलरी भी अच्छी नहीं मिलती थी। बहुत कम पैसे के लिए ये लोग पूरे पूरे दिन काम करते थे। लोग बेरोजगारी का शिकार थे। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो जब लो डिमांड होने लगी इंडस्ट्रियल गुड्स की, जब कम डिमांड होने लगी तो इन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तब और भी ज्यादा बेरोजगारी हो गई। इनके पास अच्छे घर नहीं होते थे, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी और बहुत सारे लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। और जब वो शहरों में माइग्रेट कर रहे थे तो शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वहां पे व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना चाहते थे और इन इश्यूज के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। तो ये जो फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें थी, इनके खिलाफ कई लोग आवाज उठाना चाहते थे। इसलिए कुछ सोशलिस्ट थे जो कि इमर्ज हुए और उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही हर चीज का, हर प्रॉब्लम की जड़ है। इसी की वजह से सारे सोशल इल हैं जो कि शुरू हो रहे हैं। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे कार्ल मार्क्स। तो मार्क्स ने ये कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब वो लोग जिनके पास कैपिटल है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फैक्ट्रीज लगाते हैं और उन फैक्ट्रीज से जो भी प्रॉफिट आता है वो सिर्फ और सिर्फ वो अपने पास ही रखते हैं और वर्कर्स को कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि अगर हम देखें तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है इस प्रॉफिट को लाने में। मजदूरों की वजह से ही इतना अच्छा काम चलता है और इतना अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन उस मुनाफे का बहुत कम भाग इन्हें मिलता है। इन्हें उस मुनाफे से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। तो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब थी। वो कभी भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, उनके पास ना कोई प्रॉपर्टी थी ना पैसा था। जो भी वर्कर्स थे ये जरूरी है कि वो कैपिटलिज्म को खत्म करें, इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को खत्म करें, इसका पूरा जो रूल है उसे पूरी तरीके से फिनिश करके अपने रूल को स्थापित करें। ऐसा कहना था मार्क्स का। मार्क्स ये बिलीव करते थे कि उन्हें खुद को इन कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को छुटकारा दिलाना होगा। अगर वर्कर्स चाहें तो अपने लिए काम कर सकते हैं और वो फिर वर्कर्स ने इन बातों से अवेयर होके रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी को फॉर्म किया। और फिर वो जो है प्रॉपर्टी को ऐसा कहते थे कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि एक पूरे समाज के पास होनी चाहिए, ये सोशली कंट्रोल होनी चाहिए। और यहाँ पे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात की गई। तो जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है यहाँ पे वर्कर्स कन्विंस थे कि वो जीतेंगे और उसके बाद इस सोसाइटी में जो सारी चीजें होंगी, जो सारा प्रॉपर्टी होगा, ये पूरे समाज का होगा, ये किसी एक इंसान का नहीं होगा। तो ये वर्कर्स का मानना था कि वो बहुत ही जल्द कैपिटलिस्ट से जीत जाएंगे और ये जो उनका शोषण हो रहा है, ये जो इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और एक नेचुरल सोसाइटी है जो कि फ्यूचर में फॉर्म होगी। इन सभी बातों से काफी हद तक एक्साइट होकर के कुछ वर्कर्स थे इंग्लैंड में और जर्मनी में जिन्होंने एसोसिएशंस बनाए और वो अपनी बेटर लिविंग के लिए बहुत हद तक लड़ाई करने के लिए तैयार थे। वो अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ फंड्स को जो है इकट्ठा किया, सेटअप किया और वो अपने मेंबर्स की भी बहुत हेल्प करते थे। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने मेंबर्स की हेल्प करते थे और डिमांड करते थे कि जो वर्किंग आवर है वो उसमें थोड़ी कमी लाई जाए, एक लिमिटेड घंटे के लिए काम होना चाहिए, साथ ही उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिले। जर्मनी में इन एसोसिएशंस ने एक साथ मिलकर बहुत काम किया। ये लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम कर रहे थे। ये एसपीडी है और ये पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इन्हें काफी सारी पार्लियामेंट्री सीट्स भी मिली। तो पार्लियामेंट्री सीट्स इन्होंने जीती और 1905 तक आते आते सोशलिस्ट और कुछ ट्रेड यूनियंस थे जो कि फॉर्म हुए और जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन में वो भी बनी और फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि बन रही थी।
अब इस तरह से जो रशिया का रेवोल्यूशन है वो एक तरह से शुरू होने लगा, क्योंकि इसका पूरा जो बैकग्राउंड है वो तैयार हो चुका था। पार्टीज बन रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज हो रही थी, एसोसिएशंस बन रहे थे, रेडिकल्स, लिबरल्स, अलग अलग ग्रुप्स आ रहे थे, अलग अलग फिलोसफर्स आ रहे थे, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई थी। तो इसलिए सोशलिस्ट की बात की गई, जो कि कह रहे थे कि हम गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करेंगे। और उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम सारी चीजें समझेंगे डिटेल में। यहाँ हम एक चीज बस ओवरऑल देख लेते हैं कि 1917 में ये अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद मोनार्क को हटा दिया गया और उसके बाद इन्हीं इवेंट्स को रशियन रेवोल्यूशन कहा गया। और अगर हम इनके पूरे बैकग्राउंड को समझना चाहें तो हमें देखना होगा कि रशियन एम्पायर कैसा था। तो 1914 में जो रशियन एम्पायर है, यहाँ पे जार निकोलस सेकेंड का रूल हुआ करता था और उनकी जो टेरिटरी है वो मॉस्को के आसपास पूरी इनकी टेरिटरी थी। और ये जो रशिया का एम्पायर है वो आज के फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे कंट्रीज के ये सारा पूरा पार्ट रशिया के अंदर ही आता था। ये बहुत दूर दूर तक स्ट्रेच करता था, पैसिफिक से पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी जो है ये सारी कंट्रीज ये पहले रशिया का ही पार्ट थी। यहाँ पे मेजॉरिटी अगर किसी की देखे तो मेजॉरिटी में जो धर्म था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से ग्रो आउट हुआ था। लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी थे, जैसे कि कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम थे और बुद्धिस्ट भी थे। तो बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं एक साथ रहते थे। अभी हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो 20th सेंचुरी में जो रशिया की सोसाइटी थी, जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, किसान थे, खेती करते थे। वो अपने लिए भी खेती करते थे और वो अनाज को बाहर भी बेचा करते थे। तो रशिया जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर था, वो बहुत ज्यादा अनाज को बाहर एक्सपोर्ट करते थे, इसके ऊपर बहुत ट्रेड करते थे। जो वर्कर्स थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे, लेकिन इनका एक बहुत स्ट्रांग लिंक होता था, जहां से जिस गांव से ये लोग आते थे उन गांव के वो सारे लोग एक ग्रुप बना के अलग से रहते थे और अपने आप को ये दूसरे ग्रुप से अलग समझते थे। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई स्ट्राइक करनी होती थी, कोई डिमांड करनी होती थी, तो ये लोग सब लोग मिलके एक साथ जुड़ करके स्ट्राइक करते थे। ये लोग स्किल्स के बेस पर भी अपने आप को डिवाइडेड मानते थे, अलग अलग स्किल्स के जो वर्कर्स थे वो अपने आप को अलग मानते थे। लेकिन इतने सारे डिवीजन के बाद भी ये सब मिलकर के स्ट्राइक करते थे और अपनी डिमांड को एक साथ यूनिटी के साथ रखते थे। इस तरह की जो स्ट्राइक्स हैं 1896 से 1907 के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और जो मेटल इंडस्ट्री में और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स जो है वो हो रही थी। अगर हम विलेजेस में देखें तो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स यानी कि वो किसान जो कि खेती कर रहे थे, वो खेती तो कर रहे थे लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। ज्यादातर जमीन नोबिलिटी और क्राउन के पास थी, चर्च के पास थी। यहाँ पे भी फ्रांस वाला ही हाल था लगभग। तो पीजेंट्स भी बहुत हद तक डिवाइडेड थे। ज्यादातर ये लोग धर्म के नाम पर थोड़ा डिवाइडेड थे, लेकिन ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे नोबिलिटी की। और ये जो नोबल्स थे, इन्हें अपनी जो पावर और पोजीशन मिलती थी वो जार के वजह से मिलती थी, वो जार को जो सर्विस देते थे उसके वजह से मिलती थी। इन्हें लोकल पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लोकली अगर देखा जाए तो इनकी कोई इज्जत नहीं थी। नोबल्स से सब लोग नफरत करते थे। फ्रांस में अगर हम देखें, याद करिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम क्या देख रहे थे, जो पीजेंट्स हैं वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे, वो उनके लिए काम भी करते थे, उन्हें सर्विस भी देते थे। लेकिन रशिया में ऐसा नहीं है, बल्कि रशिया में तो उल्टा, जो पीजेंट्स हैं वो चाहते थे कि उन्हें जमीन मिल जाए, नोबल्स की जमीन भी मिल जाए, और वो फ्रीक्वेंटली उन्हें रेंट पे करने से मना करते थे, उनका मर्डर भी कर देते थे। और 1902 तक आते आते तो इस तरह के जो मर्डर्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जा रही थी। और 1905 में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जो कि रशिया में जो है हो रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके वजह से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ये तो हमने एक छोटी मोटे काउजेस देखे, इसके अलावा पॉलिटिकल काउजेस थे, कुछ फिलॉसफीज भी आए और दूसरे भी चीजें हैं जो कि हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारा ये पार्ट 1 था जो कि यहाँ एंड होता है। हम पार्ट बी में बाकी की जो दूसरी चीजें उन्हें समझेंगे और फिर देखेंगे कि यूएसएसआर कैसे बना और कैसे जार को हटा दिया गया। थैंक यू सो मच।